हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज़ अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके पहले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग इम्परफेक्ट के अंडर में पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है टोटल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यूज़ का इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें हम लोग पहले शॉर्ट रन पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में आपका टॉपिक जो है आता है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो फॉर्म होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जिसमें आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है एक्सेट्रा वगैरह, ठीक, तो उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि इसमें ये रिक्वायर्ड होता है कि जो प्राइस है वो रिड्यूस रखे। ठीक है ना, प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को कम रखे। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहता है कि ज़्यादा सेल करे, आउटपुट उसका ज़्यादा निकले, तो ये उसको करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट फोर्सेस डाउन द प्राइस एट विच ऑल यूनिट्स कैन बी सोल्ड। ठीक है, मतलब अगर उसको एक्स्ट्रा यूनिट सेल करना है तो प्रोड्यूसर को फोर्स कर देता है कि जो प्राइस है उस पे वो सेल कर सके। ठीक है ना, जो प्राइस वो सेट करेगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपका टोटल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो कैसे बिहेव करता है, वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। ठीक है, जो कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन में बिहेवियर था उससे ये डिफरेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात किया है बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू की। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हम इस कॉलम को देखें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कॉलम 3 इन द टेबल शोज दैट द टीआर इंक्रीजेज इनिशियली बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो इसमें टीआर कहाँ है आपका, टीआर आपका ये है। ठीक है ना, और देखिए पहले क्या हो रहा है कि ये इनिशियली तो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये डिमिनिश हो जा रहा है। पहले आपका मैक्सिमम कहाँ पहुँच गया है, मैक्सिमम पहुँचा है आपका 60 पर। ठीक, ये 60 पर पहुँचा है, उसके बाद छठवें आउटपुट पे या यूनिट पे ये 60 फिर कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद से ये 7th यूनिट पर आकर ये 56 हो गया, यानी ये डिमिनिश करने लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन आउटपुट अप टू 5 यूनिट्स, यानी 5वें यूनिट तक जो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, यानी 60 है जो आपका, वो क्या है, 6th यूनिट। ठीक है ना, ये 6th यूनिट रिमेंस कांस्टेंट एट दैट लेवल। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये कांस्टेंट यहाँ पर रह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये फॉल होना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा कि टी आर कर्व इज इनिशियली पॉजिटिवली स्लोप्ड राइजिंग फ्रॉम ज़ीरो। पहले जो आपका टी आर कर्व है, ये देखिए आपका ग्राफ है, देखिए ये जो आपका ग्राफ है, इसमें देखिए टी आर कर्व कहाँ है, ये आपका टी आर कर्व है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो टी आर कर्व है वो शुरुआत में जो है पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है। ओरिजिन से देखिए यहाँ पर निकल गया, यहाँ से आपका यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप में है। ठीक है ना, फ्रॉम ज़ीरो, ये ज़ीरो से आपका निकल रहा है, जहाँ पर आपका क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है ना, और ये कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम लेवल तक पहुँच रहा है, कहाँ तक, एम तक। ये आप एम देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये मैक्सिमम पर है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर किस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये, ओ क्यू आउटपुट पे ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद ये फॉल होना शुरू हो जा रहा है, ठीक। अब इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे कि टी आर इज इनिशियली कॉनकेव अपवर्ड, टी आर इज इनिशियली कॉनकेव अपवर्ड, ठीक, एंड देयर आफ्टर कॉनकेव डाउनवर्ड, और फिर यहाँ से डाउनवर्ड हो जा रहा है। तो कॉनकेविटी मीन्स दैट द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो पहले आपका कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो शुरुआत में तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से वो डिक्रीज़ भी कर रहा है, ठीक है ना, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, अब जो अगर हम इसको सिंपल अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए ए आर कर्व है आपका स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर देखिए ये आपका ए आर है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिवली स्लोपिंग है, ठीक है ना, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक। अब अगर टेबल को देखा जाए, कॉलम नंबर 2 को देखा जाए, ये आपका ये 2 जो है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका ए आर है या प्राइस है वो फॉल कर रहा है बाई 2, ठीक है ना, ये यहाँ से 2 से फॉल हो रहा है, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, तो सब में 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए, इसमें 2 का ही डिफरेंस है, ठीक। कहाँ पर, एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट वर्क, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एवरेज रेवेन्यू की। पहले हम लोग बिहेवियर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कह रहा है इसमें कॉलम जो आपका 2 है उसको देखिए, कॉलम 2, द टेबल शोज दैट द ए आर फॉल्स कंटिन्यूसली। तो इसमें जो ए आर लिखा हुआ है आप इसको एवरेज रेवेन्यू लिखेगा, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है तो इसको आप पूरा लिख लेगा, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, शॉर्ट में मत लिखिएगा ए आर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए आर जो है आपका वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, वैसे वैसे ये आपका घटते जा रहा है, ठीक है ना। अब क्यों, क्योंकि ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि अ फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, ठीक है ना। अगर ज़्यादा सेल करना है तो प्रोड्यूसर या फर्म को क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइस जो है कम करना पड़ेगा। अच्छा, इट कैन एट द मोस्ट फॉल टू ज़ीरो, कहाँ तक फॉल कर सकता है, ज़ीरो तक, वेयर द कमोडिटी बिकम्स अ फ्री गुड, ज़ीरो तक वो पहुंच सकता है जहाँ पर जो उसका कमोडिटी का प्राइस है वो ज़ीरो हो जाएगा और वो बन जाएगा क्या, फ्री गुड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं कैसे ये पॉसिबल हो रहा है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको टेबल और ग्राफ दोनों बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ गया आपका, ये आपका ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ये ओ और क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। हाउएवर इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जो आप हाउएवर इट कैन बी नेगेटिव बिकॉज द प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है आपका वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो प्राइस है आपका वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, समझ गए आप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया है। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, एक बात मैं बता दूं
कि अभी इससे पहले मैंने जो आपको यहाँ पर इस वाले में जो मैंने AR कर्व के बारे में बताया था, जो कॉलम 2 में मैं बोला था कि आपको ये देखना है, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। उसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वो उसका इसका एक्सप्लेनेशन था, तो उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहेवियर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू की। अब इसमें क्या कह रहा है कि कॉलम 4 इन द टेबल shows that the marginal revenue falls। यहाँ पर MR लिखा हुआ है, आप इसको मार्जिनल रेवेन्यू लिखिएगा। ठीक है, continuously because continuously becomes zero corresponding to 6th unit of output and becomes negatively beyond 6th unit। क्या हो रहा है इसमें कि जो आपका कॉलम 4 है, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 बना भी हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका MR है, ये आपका MR जो है ये फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है ना, उसके बाद ये ज़ीरो पहुंच जा रहा है। अच्छा, और उस कहाँ तक, 6th यूनिट तक। और यहाँ तक क्या हो जा रहा है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड हो जा रहा है। ठीक है ना, बियॉन्ड 6th यूनिट। उसके बाद ये -4 में चला गया है। अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, तो ग्राफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है। इसमें जो आपका AR और MR कर्व है, ये AR ये MR कर्व है, ये नेगेटिव स्लोप में है। ठीक है ना, थ्रू आउट, शुरू से लेकर लास्ट तक ये आपका नेगेटिव में है। तो ये यही हो गया, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। आप इसको कंप्लीट लिखिएगा, यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन TR इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। जब आपका TR बढ़ रहा है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने टेबल में भी देखा, तो फिर क्या हो रहा है, द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव। ठीक, अब इसको फिगर में कैसे देखेंगे, TR इंक्रीजेज अप टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट। TR तो आपका बढ़ रहा है OQ लेवल ऑफ आउटपुट तक। देखिए इसमें TR कहाँ है आपका, ये है TR, OQ लेवल ऑफ आउटपुट तक ये बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका पॉजिटिव है। कहाँ तक, यहाँ पर दो इट इज़ डिक्रीजिंग विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों, क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो इंक्रीज इन आउटपुट हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है ना, कहाँ तक, OQ लेवल ऑफ आउटपुट तक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कांस्टेंट एक समय के लिए वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका वो ज़ीरो हो जाता है। कहाँ पर, OQ लेवल आउटपुट तक, ये OQ। ठीक, यहाँ पर देखिए। अब इसमें जो है आपका MR कर्व जो है वो कट कर रहा है किसको, X एक्सिस को। ये आपका X एक्सिस है ना, इसको देखिए यहाँ कट करके नीचे एकदम चला गया है। कहाँ तक, एट Q, ये जो आपका Q है यहाँ तक। ठीक, अब क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कर रहा है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है, तो फिर आपका जो TR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, यहाँ देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, बियॉन्ड M के बाद आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो क्या होगा, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए नेगेटिव हो गया है। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा कि बियॉन्ड OQ लेवल ऑफ आउटपुट, जब आप OQ लेवल ऑफ आउटपुट के आगे बढ़ेंगे, तो MR कर्व जो है आपका वो लाइव हो जा रहा है बिलो X एक्सिस के। ठीक है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपका TR जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप में जाता है, तो MR कर्व भी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की। ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं हम लोग।
तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सो लॉन्ग एज द AR कर्व इज़ फॉलिंग, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व जब तक फॉल कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका एवरेज रेवेन्यू से हमेशा लेस ही होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, हर लेवल ऑफ आउटपुट के, एक्सेप्ट एट द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट जो है आपका उसको छोड़कर, वेयर इट इक्वल्स द प्राइस और एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, जहाँ पर ये प्राइस और एवरेज रेवेन्यू है उसको इक्वल कर दे रहा है। अब दूसरे शब्दों में कह रहा है वेन एवर AR कर्व स्लोस डाउनवर्ड, जब आपका AR कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है तो मार्जिनल क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी लेस देन दी एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका हमें देखिए नीचे है और एवरेज रेवेन्यू आपका ऊपर है, ठीक है ना, रेवेन्यू और प्राइस एट विच दैट यूनिट इज़ सोल्ड, ठीक है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 16 रुपीज़ टू 14 रुपीज़, जब आपका कमोडिटी का प्राइस जो है 16 रुपीज़ से 14 रुपीज़ हो जा रहा है, ये आपका 16 है, ये 14 हो जा रहा है, तो और क्वांटिटी जो है वो 3 यूनिट से बढ़कर 4 यूनिट हो जा रहा है। तो क्वांटिटी जो है आपका 3 से 4 हो गया, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो क्या होगा कि जो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर द फोर्थ यूनिट इज़ 8 रुपीज़, तो चौथे यूनिट के लिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 8 रुपीज़ है। तो क्या हो गया ये, विच इज़ लेस दैन द प्राइस, तो प्राइस से जो है आपका उससे लेस है। तो इस यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपका 14 रुपीज़ है वो ज़्यादा है, 8 रुपीज़ कम है, ठीक। तो इसको हम और भी लेवल पे, दूसरे लेवल पे भी इसको लेवल ऑफ आउटपुट पे समझ सकते हैं। कैसे, देखिए परफेक्ट अंडर जो आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो हमेशा लेस होता है, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में बताया आपको, एवरेज रेवेन्यू से या प्राइस से, ठीक है। तो ये रीज़न क्यों है कि जब प्राइस जो रिड्यूस किया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए, तो प्राइस जो है वो नॉट ओनली फॉर एडिशनल यूनिट बट फॉर ऑल द यूनिट्स सोल्ड, तो वो जो बढ़ाया जाता है यानी घटाया जाता है तो वो सिर्फ एडिशनल यूनिट के लिए नहीं होता है बल्कि जो यूनिट सेल किया जाता है उसके लिए भी होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो फर्म का होता है, जो सेलिंग से उसको मिलता है वो ज़्यादा होता है या इक्वल होता है जो वो प्राइस रिसीव करता है, ठीक है ना, जो वो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें वो माइनस कर देगा तो लॉस इन रेवेन्यू हो जाएगा, किससे हो जाएगा, प्राइस रिडक्शन के कारण हो जाएगा ऑन ऑल अदर यूनिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि फॉर फॉर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली में तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट इज़ ऑलवेज लेस देन द प्राइस, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा यूनिट वो सेल करेगा वो लेस देन द प्राइस होगा जो कि आपका एवरेज रेवेन्यू होगा। तो फिर क्या होगा, तो रिसीव क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट रिसीव करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन AR कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, देखिए आपका AR कर्व स्ट्रेट लाइन है ना, द MR कर्व इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, MR कर्व भी आपका स्ट्रेट लाइन है, बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ MR कर्व विल बी ट्वाइस एज मच एज द रेट ऑफ फॉल ऑफ AR, तो जो MR कर्व है वो ट्वाइस फॉल होगा, ठीक है, जैसे जितना आपका AR कर्व फॉल होगा, तो ये जो होगा। अब इसको टेबल के थ्रू हम लोग समझते हैं, तो टेबल के थ्रू समझने के लिए थोड़ा टेबल को देखते हैं हम लोग। अब देखिए टेबल में क्या कह रहा है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है वो फॉल कर रहा है 2 रुपये से, ठीक है ना, 2 रुपये से हर जगह दो लेवल, हर लेवल पे 2 रुपये फॉल कर रहा है। लेकिन जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो किससे फॉल हो रहा है, वो 4 रुपये से फॉल हो रहा है, ये ठीक, कहाँ पर, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एम आर कर्व है वो पास कर रहा है मिड पॉइंट से बी से। यहाँ पर देखिए ये बी है ना, एम आर कर्व आपका मिड पॉइंट से बी से फॉल कर हो रहा है ना, पास कर रहा है। तो क्या हो गया, ऑफ एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए आर कर्व टू वाई एक्सिस, जैसे कि आपका ए सी है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि जो ये आपका एम आर कर्व है वो हमेशा लेस रहेगा ए आर कर्व से इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूट्यूब के, कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करने का। और आपको ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो इंस्टाग्राम है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का जो चैप्टर है ये यहाँ पर ये समाप्त हो गया, यानी इसको अब यहीं पर ख़त्म हो गया ये। अगर आपको इसका एमसीक्यू चाहिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का तो आप मुझे बताइएगा कि एमसीक्यू भी ला दूंगा मैं, उस पर भी वीडियो बना दूंगा एमसीक्यू पर, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू।